अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक इंशाल्लाह नई किताब का रिव्यू दूंगा। इस किताब के बारे में मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ, मगर चूँकि ये मेरा फेवरेट राइटर है और इसके बारे में मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ करता हूँ सब मोस्टली नौजवानों को कि इसको ज़रूर पढ़ा जाए और इसको ज़रूर समझा जाए, इस राइटर की बातों को, इस पर अमल किया जाए ताकि आप फाइनेंशियली मजबूत हो सकें। मेरी वीडियोस में आपने मोस्टली सुना होगा मैं बिज़नेस से रिलेटेड अक्सर बात भी करता हूँ, बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स की भी बात करता हूँ। तो ये किताब भी कुछ ऐसे ही है, वही किताब जिसके बारे में पहले भी मैं बता चुका था। मेरा ख्याल है मैंने इस किताब के बारे में बात की थी, किताब दिखाई नहीं थी और किताब के बारे में और डिटेल बात नहीं की थी। तो आज भी इस किताब के बारे में डिटेल में बात करूँगा और इंशाल्लाह डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ अपने ज़ाती मशवरे जो हैं वो भी मैं आपको देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बहुत फ़ायदा दिया समझने के ज़रिए और प्रैक्टिकली। तो चूँकि मैं बिज़नेस में ही नहीं हूँ, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं इस वक्त लर्निंग फेज़ में हूँ, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहा हूँ और भी कई सारी सेल्फ़ हेल्प किताबें पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरह लेकिन ये जो किताब है ये वो किताब है जिसके बारे में जिसने भी इस किताब को एक मर्तबा पढ़ा है तो बेशुमार लोगों के लिए ये किताब उसकी फेवरेट किताब बनी, जो फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड है, जो इस चीज़ से रिलेटेड है कि अमीर कौन लोग होते हैं और अमीर लोग अपने बच्चों को क्या तालीम देते हैं जो गरीब इंसान अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकता। ये किताब इस बात से रिलेटेड है कि आखिर अमीरों के पास क्या सीक्रेट होता है जो गरीबों के पास नहीं, और अमीर बना कैसे जाता है। अमीर बनने के बड़े सादा और बड़े सिंपल से फार्मूले हैं जो इस राइटर ने बयान किए हैं। तो आपको मेरी बातों से अंदाज़ा हो ही रहा होगा मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ। और अगर अभी तक आपको अंदाज़ा नहीं हुआ या अगर आपने इस किताब को नहीं पढ़ा तो आपको किताब दिखाता हूँ। अपनी जिस किताब की बात कर रहा हूँ वो किताब है रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। मेरे पास ये जो किताब है ये उर्दू वर्जन में मौजूद है, उर्दू तर्जमे के साथ ये किताब मौजूद है। और इस किताब को मैंने पढ़ा और इसमें बेशुमार ऐसे बातें हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया और उसके बाद ये किताब बिल्कुल मेरे दिलो दिमाग में नक्श हो गई। इसको पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल मेरे ऊपर एक हफ़्ता जो है बिल्कुल मैं सोच में डूबा रहा कि ये ऐसी चीज़ें थीं जो मतलब अमीरों को पता होती हैं, गरीब आदमी को नहीं पता होती। गरीब को पता भी चल जाए या किसी मिडिल क्लास को पता भी चल जाए, कुछ लोग हैरान हो जाते हैं कि उनको ज़िंदगी के सीक्रेट के बारे में, अमीर होने के सीक्रेट के बारे में पता चल गया। और कुछ लोग उसी तरह मीडियोकर ही रहते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा यार ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी, या सुनने जानने के बावजूद इस चीज़ों पर अमल नहीं करते। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी ने फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई, जैसे कि इसके अंदर एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जिसके बारे में ESBI, जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे। तो ESBI जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट कियोसाकी ने इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत सारी चीज़ें रॉबर्ट कियोसाकी ने जो पहले किसी किताब में मौजूद नहीं थी, जो पहले ट्रिक्स या टिप्स एंड ट्रिक्स थी अमीर बनने के लिए, वो नहीं किसी ने इंट्रोड्यूस की थी। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने इस चीज़ को मुतारिफ़ करवाया। और कैश फ्लो क्वाड्रेंट के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, रॉबर्ट कियोसाकी इन्वेंटर हैं कैश फ्लो गेम कैश फ्लो 101। कैश फ्लो 101 गेम रॉबर्ट कियोसाकी और किम कियोसाकी जो उनकी वाइफ है, अहलिया हैं, उन्होंने मिल के इस किताब को इस गेम को बनाया है। और ये गेम ऐसी है कि इसके अंदर आपको एक स्लो ट्रैक मिलेगा और एक फ़ास्ट ट्रैक मिलेगा। आपने इस तरह करना है कि उस गेम को बार बार खेलने के ज़रिए, समझने के ज़रिए, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आप स्लो लाइन से फ़ास्ट ट्रैक पर आ जाएंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपने तेज़ी के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव करते जाएंगे, किस तरह आपका कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है वो उसमें इंक्रीज़ आते जाएगा। तो और आपको पता चलेगा कि फ़ास्ट ट्रैक पर पहुंचते कैसे हैं। तो और ख़ुद सीखने के बाद आप जब दूसरों को सिखाएंगे, इस गेम की ख़ास बात यह है कि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे और लोगों से, अपने दोस्तों के साथ खेलने के ज़रिए आप जब आपस में निगोशिएट करेंगे तो आपको निगोशिएशन के ज़रिए और ज़्यादा इस गेम के बारे में समझ आएगी, ये गेम है क्या, कैसे समझ आएगी। और एक ऐसे इस गेम को बनाया गया है, इस तरीके से बनाया है रॉबर्ट कियोसाकी और किम कियोसाकी ने इस गेम को कि इसको खेलते हुए भी मज़ा आए, आपस में दोस्तों के दरमियान डिस्कशन हो, लेकिन जो डिस्कशन होगी वो होगी
फाइनेंशियल डिस्कशन होगी, वो डिस्कशन होगी कि किस तरह स्लो ट्रैक से निकल के फास्ट ट्रैक पर आया जाए। ये जो गेम है रॉबर्ट कियोसाकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़ीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया, 9 साल की उम्र में उन्होंने इस चीज़ में फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू की और एट द एज ऑफ 47 रॉबर्ट कियोसाकी एक मल्टी मिलियनेयर बने। एट द एज ऑफ 47 वो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला, उनको उनके फाइनेंशियल एजुकेशन के ज़रिए, और तमाम अपनी लाइफ को उन्होंने जितने भी लाइफ में जो बातें सीखी उनको बड़े अच्छे अंदाज में अपनी किताबों में उन्होंने बयान किया है। रॉबर्ट कियोसाकी की तकरीबन 30 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, और लेकिन आपको ज़्यादातर जो किताब रॉबर्ट कियोसाकी की मिलेगी और हर बुक स्टोर के ऊपर अवेलेबल होगी, वो एक है ये रिच डैड पुअर डैड, और दूसरी किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की फेक टीचर्स, फेक मनी एंड फेक एसेट्स। इस तरह है कुछ, लाइक फेक मनी, फेक टीचर्स एंड फेक एसेट्स। तो एक फेक किताब है मौजूद मार्केट में रॉबर्ट कियोसाकी की, और दूसरी है रिच डैड पुअर डैड। बाकी जितनी भी किताबें मौजूद है रॉबर्ट कियोसाकी की, वो आपको मोस्टली ऑनलाइन मिल जाएंगी, या ऑनलाइन भी ई बुक्स आपको रॉबर्ट की माइट भी कम मिलें। और मैं आपको एक वेबसाइट बताता चलता हूँ, अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, रॉबर्ट आपका फेवरेट राइटर है, या फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड आपने कोई किताब पढ़नी है, या आपको पढ़ना है कि अमीरों के बारे में जानने का शौक़ है, आपको कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ना है कि द कॉन्स्पिरेसी ऑफ रिच पीपल्स, तो रॉबर्ट की इन्हीं चीज़ों के अराउंड इसकी रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें मौजूद हैं, जो आपको जिसके अंदर एक कॉमन बात आपको बार बार पढ़ने को मिलेगी, वो है पैसे के जो कैश फ्लो है, किस तरह अमीर के पास जा रहा है, उनका कैश फ्लो बढ़ता ही चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी इंटरेस्टिंग वे में लिखी हैं। मुझे रॉबर्ट की जो एक बहुत अच्छी बात लगती है, मैं इस किताब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन चूँकि इस किताब से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो मैं कंप्लीट इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। मुझे इस रॉबर्ट की एक और जो चीज़ अच्छी लगती है कि बेशुमार इश्यूज़ पे जिस पे रॉबर्ट कियोसाकी ने बात की है, तो बहुत सारे और राइटर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने उन इश्यूज़ पर बात की है, जैसे बैंक्स के ऊपर बात की है, टैक्सेस के ऊपर बात की है रॉबर्ट ने, उसके अलावा एलीट क्लास पे बात की है, मिडिल क्लास, पुअर क्लास पे बात की है। तो बेशुमार ऐसे इश्यूज़ के ऊपर रॉबर्ट ने जो बात की है वो बड़े आसान अल्फाज में और विद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ विद डायग्राम्स, ग्राफ्स रॉबर्ट जो है वो समझाने की कोशिश करता है। और ये रॉबर्ट की बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिसको पढ़ने में अगर कुछ समझ नहीं आ रही कोई एग्जांपल, तो वो पिक्चर देख के, वो ग्राफ देख के बिल्कुल समझ जाता है कि रॉबर्ट कहना क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ की एग्जांपल वो दे रहे हैं, और बंदे को समझ आ जाती है। तो जो बाकी राइटर्स हैं जिन्होंने इन इश्यूज़ को कवर किया है, मैंने जब उनको पढ़ा, जैसे बैंक्स को, टैक्सेस को, वो इनडायरेक्टली किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और कुछ मुझे समझ भी नहीं आता जो सही बात है, लेकिन उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर मैं रॉबर्ट को अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ कि रॉबर्ट ने इन इश्यूज़ पे बात की है तो कैसे और क्या बात की है। तो बड़े आसान अल्फाज में रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं, बयान करते हैं, और अपनी बात के साथ मोस्टली एग्जाम्पल्स देते हैं, साथ जैसे कि मैंने कहा ग्राफ्स और डायग्राम्स वगैरह भी ज़रूर किताब में मौजूद होती हैं ताकि बंदे को सही समझ आ सके। तो ये रॉबर्ट की बड़ी स्पेशलिटी है। और रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में एक और मज़े की आपको बात बताता चलूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी वो राइटर हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 किताबें लिखी हैं, और एक किताब का नाम है मेडियाक मैजिक, और दूसरी किताब का नाम है वाई वी वॉन्ट यू टू गेट रिच। ये दूसरी किताब का नाम है जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लिखी। जो तीसरी किताब भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ रॉबर्ट कियोसाकी लिखना चाह रहे थे, मगर उस टाइम माजरत कर ली डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट कियोसाकी से, क्योंकि उनके प्रेसिडेंसी से रिलेटेड इलेक्शंस चल रहे थे, और उनको उसके लिए काम करना था, ऑफिस जाना पड़ता था बार बार, वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, इस वजह से उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी से माजरत कर ली। और रॉबर्ट ने ये बात भी अपनी वीडियो मैसेज के थ्रू बताई थी। तो इसी तरह उस वीडियो मैसेज के थ्रू ही मुझे पता चला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 किताबें लिखी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को आप लोग जानते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो, और उनको भी एलीट क्लास में वो शामिल होते हैं। तो ये सारी रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में जो बातें हैं
जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, और बड़े ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी। तो इस किताब की तरफ अब चलते हैं, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में मैं स्टेप वाइज चलना चाहूँगा। और फर्स्ट चीज़ तो ये है कि हमें अक्सर कहा जाता है कि स्कूल्स में बच्चों को कहा जाता है कि अच्छे ग्रेड्स लो, अच्छे ग्रेड्स होंगे तो आगे अच्छा कॉलेज होगा, अच्छा कॉलेज होगा तो अच्छी या यूनिवर्सिटी होगी, अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो अच्छी डिग्री होगी, डिग्री अच्छी होगी तो जॉब मिलेगी, हाई पेड जॉब मिलेगी, हाईली पेड। तो जब ज़्यादा पैसों वाली, इनकम वाली जॉब मिलेगी तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतरीन हो जाएगा और आप एक सक्सेसफुल आदमी में, इंसान में शुमार होने लगेंगे, सोसाइटी की नज़र में ख़ास कर भी। तो बहुत से लोग इसलिए डिग्रीज़ लेते हैं ताकि सोसाइटी में उनका नाम, उनकी रिस्पेक्ट बन सके, इसलिए अच्छी जॉब को अप्रोच करते हैं कि उनका सोसाइटी में भी जो है एक कैलिबर बन सके और कोई बंदा उनको ये ना कह सके कि यार तुम्हारे पास जॉब अच्छी नहीं है तो तुम जो हो एक बिल्कुल मीडियोकर किस्म के पर्सन हो। तो कहने की बात यह है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, और रॉबर्ट कियोसाकी के जो रिच डैड हैं उन्होंने भी रॉबर्ट को यही लेसन दिया कि ये रैट रेस में फंसने का एक ट्रैक है। जो शख्स ऑफिस जाता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता है, वो रैट रेस में फंस जाता है, चूहे की दौड़ में फंस जाता है, उसी के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी गंवा बैठता है। और जितनी ज़्यादा सैलरी इंसान की बढ़ती रहती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जुमला है जो इस किताब के अंदर है, जितनी ज़्यादा सैलरी आप अर्न करते रहते हैं उतने ज़्यादा आप टैक्सेस पे करते हैं, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा आप उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और आपकी सैलरी आपको मिलने से पहले उसमें से टैक्स कट जाता है और गवर्नमेंट के अंधे कुएं में वो टैक्स के पैसे चले जाते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि टैक्स से बचने के लिए अमीर अलग गेम खेलते हैं। अमीर लोग टैक्स या तो बिल्कुल पे नहीं करते या पे करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम, क्योंकि अमीर लोग जॉब नहीं करते, न जॉब करने का मशवरा देते हैं। तो इसलिए जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में रैट रेस पे फंस जाते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। और ऐसे लोग वो होते हैं कि जो कहते हैं कि ज़्यादा सैलरी होगी तो ज़्यादा लाइफस्टाइल बेहतरीन हो जाएगा, और जब ज़्यादा सैलरी आती है तो उनके हालात नहीं बदलते। इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि वो इस गेम को सही तरह नहीं जानते। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि अमीर लोग टैक्सेस पे नहीं करते, तो अमीर लोग क्या गेम खेलते हैं, उसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी दिखाया कि ESBI, E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, S स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B स्टैंड फॉर बिजनेस एंड I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में 4 चीज़ें हैं और ये 4 चीज़ों में बेशुमार बातें और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं। जैसे ई से रिलेटेड एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय के बारे में ये बताया कि एम्प्लॉय तकरीबन 20% टैक्सेस पे करता है, और एम्प्लॉय से ज़्यादा ई से जो नीचे एस है सेल्फ एम्प्लॉयड, वो 25% या 30% जो है वो पे करता है टैक्सेस, मतलब ज़्यादा करता है। अब दूसरी भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर 30% पे करता है एम्प्लॉय तो 60% पे करता है सेल्फ एम्प्लॉयड। कहने की बात यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा टैक्सेस पे करता है। अब एक दूसरा क्वाड्रेंट है जो राइट साइड पे है, बी और आई। बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने बताया, बिजनेसेस जो हैं वो एटलीस्ट 20% जो है वो टैक्सेस पे करते हैं। अब 20% भी बहुत ज़्यादा रकम बनती है, बट एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड 20% वो पे करते हैं, जो कि गरीब आदमी को बताया जाए तो वो कहेगा ये क्या बात हुई, अब बिज़नेस तो ज़्यादा कमाता है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़े। मगर हमारा लॉ ऐसा बना ही नहीं है, अमीरों ने लॉज को ऐसा बनाया ही नहीं है कि जिसमें अमीर आदमी ज़्यादा टैक्स पे करे और गरीब आदमी कम। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट है नीचे। इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सुन के हैरानगी होगी कि अगर एम्प्लॉय 30% या 20% पे करता है टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयड 60% या 40% पे करता है, एम्प्लॉय से ज़्यादा पे करता है अगर सेल्फ एम्प्लॉयड, और बिजनेस 20% टैक्सेस पे करता है, तो इन्वेस्टर 0% टैक्स पे करता है। अप टू 0% टैक्सेस जो है इन्वेस्टर
पे करता है। और उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टर अपने पैसे को किसी बिज़नेस में लगा देता है और जहाँ से उसको ROI आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI आता है, जिसके ऊपर वो कोई भी टैक्स पे नहीं करता। टैक्स इन्वेस्टर पे नहीं करता, उसकी रीज़न ये है कि जब कोई इन्वेस्टर अरबों रुपया, करोड़ों रुपया या खरबों रुपया जब कहीं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है तो उससे मुल्क की इकॉनमी को बहुत अच्छा अफेक्ट पड़ता है, उससे मुल्क की इकॉनमी ऊपर जाती है। और गवर्नमेंट ऐसे इन्वेस्टर को, ऐसे बिजनेसमैन को जो इन्वेस्ट करे, उसको सब्सिडीज़ देती है, उसको टैक्स रिलीफ्स देती है, उसको बेशुमार और मौके देती है इन्वेस्ट करने के कंट्री के अंदर। और एज अ रिलीफ, एज अ रिवॉर्ड गवर्नमेंट इन्वेस्टर को कहती है कि सर आप टैक्स बिल्कुल ना पे करें, हम यही रिवॉर्ड आपको दे सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बेशुमार इंसेंटिव्स हैं, वो बेशुमार सब्सिडीज़ हैं जो हम आपको देंगे, आप हमारे कंट्री के अंदर आइए और पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट होता है, अमीर लोग जो अक्सर करते हैं, वो है रियल एस्टेट का सेक्टर। रियल एस्टेट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। और रियल एस्टेट में इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट वाहिद वो बिजनेसेस में आता है जिसके अंदर टैक्स इंसेंटिव, टैक्स रिलीफ, सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें टैक्स रिलीफ आपको टैक्स मिनिमम पे करने पड़ते हैं रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर। और ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको समझने पढ़ने के बाद ही आएंगी। हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि अमीर लोग कैसे अमीर बन जाते हैं, और इस सवाल को अपने दिल या दिमाग में बिठा के पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ढूंढने की, सर्च करने की कोशिश नहीं करते। बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट होता है तो फ्लॉप हो जाता है, हम समझते हैं हमारी लक ही नहीं अच्छी, या किसी ऑफिस में अच्छी हाई सैलरी ले रहे होते हैं तो भी हमारा लाइफस्टाइल बेहतर नहीं होता। तो कहने की बात यह है कि आपको एक तो गिव अप नहीं करना, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपको पहले चीज़ को समझना है। पहले आप लर्निंग फेज़ से गुजरिए, पहले आप समझिए हर चीज़ को, उसके बाद आप इन होइए, तब आपके देखने का नज़रिया, आपका विजन, आपकी सोच खुल भी जाएगी और आप बड़े डिफरेंट तरीके से वर्ल्ड को देखेंगे, फाइनेंशियली भी, और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स, एंगल से आप वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अंदाज से देखेंगे। तो इसलिए पहले चीज़ों को सीखिए। इस बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ने के बाद आपको इतनी बेशुमार चीज़ें समझने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको टैक्सेस के बारे में बताया, इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताया, आपको बताया कि एम्प्लॉय कितना पे करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कितना पे करता है, और बिजनेसेस और इन्वेस्टर अप टू 0% टैक्सेस पे करते हैं, मतलब कोई टैक्स पे नहीं करता है इन्वेस्टर। तो ये एक सीक्रेट है जो बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। जो जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ताकि उनको टैक्सेस के बारे में पता चले। अब टैक्सेस की हिस्ट्री की तरफ मैं जाता हूँ कि टैक्सेस इन्वेंट कैसे हुए, टैक्सेस लगाए कैसे गए। टैक्सेस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं, बड़े लेवल पे, प्रो लेवल पे प्रो हैं, जो लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको, और या जो लोग जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों को माइट भी इस चीज़ का पता हो, ज़्यादा अच्छा पता हो। लेकिन इस बुक में जो टैक्सेस की हिस्ट्री है मैं वो आपको बताऊंगा। और टैक्सेस की हिस्ट्री जब मैंने यहाँ से पढ़ने के बाद गूगल में सर्च की तो एग्जैक्टली यही चीज़ वहाँ पर बयान की गई थी। हम लोग, जैसे कि मैंने कहा ना, पढ़ते नहीं हैं, सर्च नहीं करते। अगर सवाल दिल में कभी उठता भी है तो फिर हम उसका कंक्लूजन निकालने तक नहीं पहुंचते कि हम इस चीज़ का कंक्लूजन निकाल के छोड़ें कि आखिर क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे। टैक्सेस शुरू हुए रॉबिन हुड से। रॉबिन हुड एक मूवी थी और उसके अंदर जो कैरेक्टर था आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मूवी देख लीजिएगा। मैंने भी मतलब मूवी नहीं देखी, मुझे कुछ उसके ट्रेलर वगैरह और इस बुक से पढ़ा और वैसे जो उसकी हिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बुक से ही रिलेटेड जो है स्टफ़ अच्छा लगता है। तो कुछ बहुत अच्छी मूवीज़ हो तो देख लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो टैक्सेस की हिस्ट्री में बता रहा था कि रॉबिन हुड से टैक्सेस का आगाज़ हुआ। रॉबिन हुड क्या किया करता था कि वो शख्स जो हीरो था गरीब लोगों की नज़र में, और हीरो बना भी ऐसे कि वो अमीरों से पैसा लेके, उनसे चोरी करके या उनसे पैसा लेके वो गरीबों को दे दिया करता था, उनकी हेल्प किया करता था, और गरीब लोग खुश हुआ करते थे कि ये बंदा हमारी मदद कर रहा है, अमीरों से पैसे लेता है, वो गरीबों को दे देता है। और इस तरह वो हीरो बन गया गरीबों का, मिडिल क्लास का, पुअर क्लास का। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि अगर हम लोग इसी तरह टैक्सेस लगाएं अमीरों के ऊपर और उससे जो पैसा आए वो गरीबों को दे तो हमारी इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी, गरीब को रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ क्या,
अल्टीमेटली ये रिवर्स कर दिया गया, ये चीज़ ऑपोजिट हो गई। टैक्सेस लगाए इसीलिए गए थे कि अमीरों से पैसा लें और गरीबों पर खर्च करें, गरीबों पर पैसा लगाएं, मगर क्या हुआ कि गरीबों से अल्टीमेटली आप देखेंगे गरीबों पर ज़्यादा टैक्स लगा, पुअर पे, मिडिल क्लास पे ज़्यादा टैक्स लगा, और उनसे पैसा लेके उनसे टैक्सेस लगा के अमीरों पे पैसे जा रहे हैं, अमीरों के पास पैसे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही रिवर्स काम हो गया। तो टैक्सेस की ये हिस्ट्री है। रॉबिन हुड से ये टैक्सेस जो हैं बिल्कुल इन्वेंट हुए, स्टार्ट हुए, कि वो गरीबों से पैसा लेके, अमीरों से पैसा लेके गरीबों को देता था, और इस तरह वो हीरो बना। और क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया कि गरीबों से पैसा लेके, मिडिल क्लास से पैसा लेके वो अमीरों को देने लगे। आज आप देखें तो हमारी जेब से जो पैसा निकलता है, जो जाता है, वो अमीरों की जेब में जा रहा होता है। बैंक्स, जो जितने प्राइवेट बैंक्स हैं, हम 60 साल भी अगर जितनी इनकम को इकट्ठा करें, बैंक उतने नोट एक दिन में प्रिंट कर लेता है, या उससे ज़्यादा कर लेता है, या उससे 10 गुना ज़्यादा कर लेता है, 20 गुना ज़्यादा कर लेता है। जितने पैसे हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जितने जमा करते हैं, माइट भी 1 करोड़ अगर हमने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की, तो बैंक तो बिलियंस छापता है, बैंक तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स छापता है। तो बैंक के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। और बैंक से पैसा जितना छपता है, कहाँ जाता है, किसको, कोई नहीं पता। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बैंक्स इतने नोट छापते हैं, जैसे कि मैंने बताया, कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। और मज़े की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1913 में जो फेड रिज़र्व यानी फेडरल रिज़र्व जो यूएस में बना 1913 में, और वो क्रिएट किया गया एक सीक्रेट मीटिंग के तहत। आप उसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और एक बड़ी आपको बताता चलूँ साथ ही, अगर आप इन चीज़ों से रिलेटेड पढ़ना और जानना पसंद करते हैं, इन सीक्रेट्स को जानना पसंद करते हैं, तो आपको एक इंटरेस्टिंग पेज भी शेयर करता चलूँगा, जो माइट भी आपने इससे बेहतरीन, उससे बेहतरीन पेज बिल्कुल नहीं देखा होगा, जिसके ऊपर आप पढ़ के आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड ये कैसे चल रहा है, कैसे इलीट्स इस वर्ल्ड को रन कर रहे हैं, और किस तरह वो अमीर से अमीर हो रहे हैं, गरीब आदमी गरीब हो रहा है, गरीब का ग्राफ गिर रहा है। जब भी क्राइसिस आते हैं इकॉनमी के, जब भी इकॉनमी में क्राइसिस आते हैं, 2008 का बहुत बड़ा क्रैश आया था इकॉनमी में, तो अमीर से अमीर बनता गया और गरीब जो है वो और ज़्यादा गरीब हो गया। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैंने 2008 के क्रैश में इतना पैसा कमाया जितना अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाया। क्रैश जो हुआ, स्टॉक मार्केट बिल्कुल ज़ीरो के करीब आगे डाउन हो गई स्टॉक मार्केट, तो कितने बेशुमार लोग ऐसे थे, रिकॉर्ड हिस्ट्री था कि उनको नौकरियों से निकाल दिया गया, वो लोग बेघर हो गए, नौकरी से निकाल दिया गया, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम एक ही था और उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम उनका ज़ीरो हो गया। और अमीरों ने इतना कमाया उस क्रैश के अंदर जितना उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी का मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिया है। तो इसलिए आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तभी आप पैसे को मल्टीप्लाई करना जान सकेंगे। आप 2 रुपये को 100 रुपया करना जान सकेंगे। अगर एक गरीब को बेचारे, या एक वो शख्स, गरीब नहीं कहूँगा, वो शख्स जो सोच का गरीब हो, वो शख्स जो फाइनेंशियल एजुकेशन ना लेता हो, वो शख्स जिसके अंदर स्पिरिट, मोटिवेशन, बर्निंग डिज़ायर नहीं है कि अमीर कैसे बना जाए, या उसको ये सीक्रेट जानने का शौक़ नहीं है, अगर उस शख्स को अगर आप 1 लाख रुपए भी दे दें तो आपका 1 लाख रुपए कम होता चला जाएगा। ठीक है, उसको स्पेंड करना आएगा, मल्टीप्लाई करना नहीं। मगर एक अमीर शख्स को वही 1 लाख रुपया दे दीजिए तो वो उसको मल्टीप्लाई करके बहुत बेशुमार आगे ज़ीरोज़ लगा देगा। ही नोज़ हाउ टू इन्वेस्ट मनी। उसको पता होगा कि कहाँ सही जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करके मुझे टैक्सेस से बचना है, और बेशुमार और चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो एक बेहतरीन फ़ैसला लेगा। तो ये सब तभी हो सकेगा जब आपके पास एक फ़ाइनेंशियल एजुकेशन होगी। फ़ाइनेंशियल एजुकेशन वो नहीं जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में दी जा रही है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। वो एजुकेशन वो है कि डिग्रीज़ लेने के बाद, जिसको डिग्री लेने के बाद आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी जैसे मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में कहा कि आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं डिग्री लेने के बाद, और एक उस रैट रेस में फंस जाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। और अमीर आदमी चाहता ही नहीं कि आप उस रैट रेस से बाहर निकलें। रैट रेस से बाहर वही लोग निकलते हैं जो बिज़नेस की तरफ जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अमीर लोग चाहते ही नहीं कि गरीब या मिडिल क्लास रैट रेस से बाहर निकले, उसको सैलरी के साथ और इतने इंसेंटिव कुछ दे दिए जाएँ कि वो उसमें कंफर्टेबल हो के अपनी ज़िंदगी गुजार ले सारी, उसको पता ना चल सके इन लॉस का कि अमीर
कि एलीट पे कैसे एलीट क्लास कैसे बना जा सकता है। तो इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करता चलूँ कि डेट यानी कर्जा रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेक किताब में भी कहा, बेशुमार और राइटर्स जो रॉबर्ट कियोसाकी के दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने, और जितने भी एलीट क्लास हैं उनकी आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। वो कहते हैं कि डेट इज़ द रियल मनी, कर्जा असल पैसा है आज के दौर में। और 1971 से पहले कर्जा एक ख़तरनाक चीज़ थी। जो कर्जा लेता था ऑब्वियसली सूद उसको पे करना पड़ता था, इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता था। लेकिन 1971 के बाद टोटली पूरी दुनिया के अंदर एक चेंज आ गया, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया गया था। रिजर्व्स बैंक से गोल्ड स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया। प्रेसिडेंट निक्सन ने एग्रीमेंट किया था कि गोल्ड स्टैंडर्ड अब ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारी कंट्रीज जो हैं वो डॉलर रिजर्व्स रखती हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म होने की वजह से डेट जो है कर्जा वो रियल मनी बन गई। हर कंट्री जो डेट लेती रही वो कर्जे में डूबती गई और कर्जे के ज़रिए ही मुल्क चलाती गई। और आपके सामने है कर्जे से ही मुल्क जो है वो चल रहा है, और सूद दर सूद कर्जा देना पड़ता है। डॉलर महंगा होता है तो हमारे ऊपर कर्जा और चढ़ जाता है, कर्जा ज़्यादा देना पड़ता है। ये है नुकसान और कर्ज़ों के, और अमीर कर्जे से अमीर बनता जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कर्जे के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि कर्जा एक ग्रेनेड की मानंद है, इसको केयरफुली पकड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, और केयरफुली अगर आपने नहीं पकड़ा तो ये आप ही को तबाह कर देगा। तो ये डेट के लिए भी आपको सीखना पड़ता है कि हाउ टू यूज़ डेट, आपको कर्जा इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए भी आपको सीखना पड़ता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने हर चीज़ को पहले सीखा, फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, फिर फेलियर्स को फेस किया और अपने पॉजिटिव माइंडसेट के ज़रिए फेलियर को एज अ ग्रोथ, फेलियर को एज अ चैलेंजेस, फेलियर से सीख कर आगे बढ़े और फिर एक मल्टी मिलियनर बने। और आज रॉबर्ट की इतनी वर्थ है कि वो $100 मिलियन डोनेशन देने का सोच रहे थे, और माइट भी उन्होंने दे दिया हो। उन्होंने अपनी किताब फेक में लिखा था। तो और ये है, आपको बता रहा हूँ कि पहले सीखिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आइए। फेलियर्स आएंगे, उनको पॉजिटिव माइंडसेट के ज़रिए हैंडल कीजिए, वो आपके फ़ायदे ही के लिए आते हैं, और उसके ज़रिए आप फिर आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी को उनके रिच डैड ने रियल एस्टेट में एंटर होने का कहा। वो रियल एस्टेट में एंटर हुए, सेमिनार्स लिए रियल एस्टेट के, कभी कभी गिव अप करने का दिल किया मगर नहीं किया, अपने आप को मोटिवेट करते रहे और रियल एस्टेट की फील्ड में आए। रियल एस्टेट परचेज़ करते गए प्रॉपर्टीज़, और रियल एस्टेट उनको मिलियनियर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। हर बिलियनियर जिसको मैंने पढ़ा है, जिसको मैं जानता हूँ, देखा है, सुना है, हर बिलियनियर का हाथ रियल एस्टेट में ज़रूर होता है। और मैं आंखें बंद करके मोस्टली कह देता हूँ कि अगर फलाना शख्स मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर है तो उसका हाथ रियल एस्टेट की फील्ड में ज़रूर होगा। वो रियल एस्टेट की फील्ड में ज़रूर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी और रियल एस्टेट का बिजनेस भी कर रहा होगा। ये एक सीक्रेट है जो बड़े कम लोगों को पता है। रियल एस्टेट की फील्ड में अगर आप जाएँ तो पहले सीखिए, फिर एंटर होइए। और आम आदमी क्या करता है रियल एस्टेट की फील्ड में, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक घर देखता है और उसको सेल और परचेज समझता है। बट एक इन्वेस्टर की नज़र में वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ से कैश फ्लो आता है। आपको एक बड़े मज़े की बात बताता चलो रियल एस्टेट से रिलेटेड, कि घर अगर एक इंसान ने परचेज कर लिया है तो जो घर कैश फ्लो पर मंथ जनरेट करेगा, जो पैसा पर मंथ आएगा वो इन्फिनिटी है, सारी ज़िंदगी के लिए है। जब तक वो ज़िंदा है, हयात है, सारी ज़िंदगी के लिए वो घर उसके लिए कैश फ्लो जनरेट करेगा। और अगर एक शख्स ने एक एसेट, एक घर बना लिया है, साथ जॉब कर रहा है, और सपोज़ उसको जॉब से निकाल दिया गया, तो एज अ बैकअप उसके लिए उसका कैश फ्लो है, उसके लिए उसका एसेट मौजूद है जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर की। बहुत सारे लोग सिर्फ एक इनकम पे गुजारा करते हैं, और वॉरेन बफेट कहता है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो आपको पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, जितने ज़्यादा हों उतना बेस्ट है, मगर एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा ही हो। तो इसलिए कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड ना कीजिए। अगर आपके बॉस ने आपको, अगर आपकी कंपनी ने आपको निकाल दिया है तो आपने एक पीछे घर परचेज करके रखा हुआ है, तो उसका कैश फ्लो आपको सपोर्ट करेगा। और कैश फ्लो वो चीज़ है जो आपको थ्रू आउट लाइफ मिलता रहेगा। और यूँ कहूँ तो ज़्यादा बेहतरीन है कि
अमीर लोगों की नज़र में घर या एक प्रॉपर्टी एक बैंक की मानंद होती है, जो हर महीने नोट छापती है उनके लिए, और पैसा उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता है और वो पैसा उनके लिए मेहनत करता है। इस किताब में सबक भी पहला चैप्टर ही ये है, डोंट वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम ना करें। और अमीर आदमी पैसे के लिए भी काम नहीं करता, और पैसा अमीर आदमी के लिए काम करता है। तब काम करता है जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो भी किसी काम का नहीं। पैसे को अगर आपने बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा तो भी किसी काम का नहीं। अगर बैंक के सेविंग अकाउंट आपको 2% सेविंग इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई गवर्नमेंट 4% कर देती है, और वो 4% आपके 2% को खा जाता है और आप फिर से नीचे आ जाते हैं। इसलिए इस गेम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये जितनी बातें मैंने की, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होंगी। तो इस गेम को जैसे कि मैंने कहा समझना बहुत ज़रूरी है, कि जितनी बातें मैंने कही मैं उम्मीद करता हूँ आपने गौर से सुनी होंगी और आपके अंदर एक दिलचस्पी पैदा हुई होगी एलीट को पढ़ने से रिलेटेड, रिच बनने से रिलेटेड। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मैंने जितनी बातें बताई आपने उन्हें गौर से सुना होगा, और उम्मीद करता हूं आप इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और ये मैंने कुछ बातें इस किताब की रिच डैड पुअर डैड की आप लोगों के साथ शेयर की हैं एलीट क्लास से रिलेटेड। रॉबर्ट कियोसाकी के जो रिच डैड हैं, जिनके बारे में रॉबर्ट ने काफ़ी लिखा, पूरी किताब ही बल्कि उनके ऊपर है, उनकी एडवाइसेस सजेशन के ऊपर है, जिस पे अमल करके रॉबर्ट कियोसाकी एक हाईली सक्सेसफुल इंसान बना। और रिच डैड पुअर डैड को भी रिच डैड जो है रॉबर्ट के, उसको भी एक महदूद नहीं रखा सिर्फ इस किताब तक, बल्कि उनकी किताब जब मैंने फेक पढ़ी उसके अंदर भी रिच डैड का बेशुमार जिक्र किया हुआ है रॉबर्ट कियोसाकी ने। और मुझे एक क्वेश्चन है जो बड़ा दिल के अंदर उठता है, रॉबर्ट कियोसाकी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रॉबर्ट का रिच डैड जो है वो, उसने कभी उसकी तस्वीर नहीं दिखाई। मैंने नाम भी माइट भी उसका नहीं पढ़ा, रिच डैड का क्या नाम था, बस ये पढ़ा है कि उस रॉबर्ट कियोसाकी के बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल टाइम का दोस्त था माइक, उसके फादर थे रिच डैड। और रॉबर्ट के जो रियल फादर थे, जो स्टेट ऑफ हवाई के एजुकेशन हेड थे, एजुकेशन की फील्ड में हेड थे, तो वो उनके रियल डैड थे। और जो रिच डैड थे वो रॉबर्ट कियोसाकी के दोस्त माइक के उसके बेस्ट फ्रेंड के फादर थे, जिसके पास रॉबर्ट कियोसाकी गया और फाइनेंशियल एजुकेशन ली, और ये एजुकेशन ली कि पैसा कमाया कैसे जाता है। तो मेरे दिल में अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि उसके रिच डैड देखने में कैसे हैं, आखिर वो कौन सा शख्स है जिसने रॉबर्ट कियोसाकी को बनाया, उसकी एजुकेशन ने रॉबर्ट कियोसाकी को बनाया, और रॉबर्ट कियोसाकी के ज़रिए बेशुमार लोगों ने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया, बेशुमार लोगों ने उसकी किताब रिच डैड पुअर डैड को पढ़ के अपनी लाइफ को चेंज किया, और वो भी मल्टी मिलियनेयर बने। रॉबर्ट कियोसाकी की ये जो किताब है, इसकी 43 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुकी हैं, बेस्ट सेलर बुक है, आज भी ये बेस्ट सेलिंग बुक जारी है। और मैंने सुना था कि रिकॉर्ड बन गया है इस किताब का, 43 मिलियन बुक्स इसकी बिक चुकी हैं, माइट भी अब ज़्यादा हो गए हो, मैंने काफ़ी टाइम पहले 43 मिलियन पढ़ा था। और आए दिन अक्सर जब मैं बुक से रिलेटेड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बुक से रिलेटेड पोस्ट देख रहा होता हूँ, कोई स्टेटस देख रहा होता हूँ, कोई आर्टिकल देख रहा होता हूँ, तो बेशुमार दफ़ा मैंने रिच डैड पुअर डैड का जिक्र सुना है। मेरे वो दोस्त जिनको किताब पढ़ने का शौक़ नहीं है, या जो किताब का सिर्फ नाम जानते हैं, तो जब रिच डैड पुअर डैड का मैं जिक्र करता हूँ, नाम लेता हूँ, तो वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि यार ये तो बड़ी मशहूर किताब है। पढ़ी नहीं होती उन्होंने, मगर आपको इस किताब के बारे में बता रहा हूँ, इतनी फेमस, इतनी मशहूर किताब है कि मोस्टली लोग इस किताब के बारे में जानते हैं। तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, टैक्सेस के बारे में जानिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानिए, कैश फ्लो के बारे में जानिए, कैश फ्लो गेम खेलिए, कैश फ्लो 101, अपने एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, एक्सपेंस के बारे में आप देखिए कि लाइबिलिटी, एसेट, इनकम और एक्सपेंस, ये चार क्या चीज़ें हैं। इसकी डेफिनेशंस भी आपको मैं बताता चलूँ। हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो डेफिनेशन पढ़ाई जाती है एसेट की, वो ये होती है, क्योंकि मैंने ख़ुद बीकॉम किया हुआ है, और हमें जो भी डेफिनेशन डिक्शनरी के थ्रू या वैसे भी अगर किसी ने पढ़ाई होती है, जो हमने पढ़ी है डेफिनेशन, वो यही है एसेट की डेफिनेशन, कि हर वो चीज़ जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट दे, जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट दे, उसको एसेट कहा जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, और उन्होंने जो डेफिनेशन बताई वो बड़ी ही आसान,
बेशुमार डिक्शनरीज़ में आपको कई मुख्तलिफ डेफिनेशंस एसेट की मिलेंगी और बेशुमार लोगों ने एसेट को डिफरेंटली डिफ़ाइन किया है, मगर जो बेहतरीन डेफिनेशन एसेट की रॉबर्ट कियोसाकी ने दी, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई इससे ज़्यादा बेहतरीन डेफिनेशन और इतनी सिंपल डेफिनेशन कोई बता पाएगा या इससे ज़्यादा कोई बेहतरीन सिंपल डेफिनेशन होगी। एसेट की डेफिनेशन जो रॉबर्ट कियोसाकी ने दी वो ये है कि हर वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले वो आपका एसेट है, और हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसे को निकाल दे वो आपकी लायबिलिटी है। जैसे मिसाल के तौर पे रॉबर्ट ने ही उसकी एग्जांपल दी कि अगर आप एक घर ख़रीद लेते हैं तो वो आपका एसेट नहीं है, और घर को ख़रीद लेना अपने लिए ये एक सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा एसेट है, और लोग इसको समझते नहीं। जब मैंने भी इस चीज़ को पढ़ा मैं हैरान हो गया कि हम सब यही समझते हैं कि हमारा घर हमारा असासा है, मगर रॉबर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका घर आपका असासा है। आपका घर आपका असासा तब है जब ये आपकी जेब में पैसे डाले। अगर आप इस घर को जो आपने परचेज़ किया रेंट पर लगा दें और पर मंथ वो आपको आपकी जेब में पैसा डाले, तब ये आपका एसेट है। और अगर आप इसको अपने लिए इस्तेमाल करें, आप इसमें खुद रहें और इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इसको कैश फ्लो इससे लेने के लिए आप इसको यूज़ ना करें, तब ये आपकी लायबिलिटी है, तब ये एक्सपेंस है आपका बहुत बड़ा। घर के अखराजात जो निकलेंगे आपकी जेब से पैसा जाएगा और ये बहुत बड़ी लायबिलिटी होगी आपकी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अगर आपको नहीं पता थी, बेशुमार लोगों ने इस किताब को पढ़ा भी होगा, उनको इस चीज़ का पता होगा। जिनको नहीं पता ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका घर आपका एसेट नहीं है। एसेट उसी सूरत में है अगर आपके जेब में ये पैसे डाल रहा है। अगर एक शख्स ने एक गाड़ी ख़रीदी तो वो गाड़ी उसकी लायबिलिटी है। वो गाड़ी हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई काम निकाल लेगी और फिर टेंशन लगी रहती है कि कुछ टाइम बाद इसको दोबारा से ठीक कराना है। तो इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपकी गाड़ी आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि इसके ज़रिए आपकी जेब से पैसे निकल रहे हैं। और अगर आप इसी गाड़ी को ऊबर या करीम पर या किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लगा दें जहाँ से कैश फ्लो आए, इस गाड़ी को एज अ टैक्सी यूज़ करें। इस गाड़ी को आप टैक्सी कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जैसे ऊबर है वहाँ पर लगा दें, तो पर मंथ ये गाड़ी कैश फ्लो जनरेट करेगी, आपकी जेब में पैसा आएगा, तो ये गाड़ी भी आपके लिए एसेट बन जाएगी। इसलिए एसेट की तरफ जाइए, लायबिलिटी की तरफ नहीं। और अमीर लोगों का जो एक चार्ट है जो इसके अंदर बना हुआ है कि अमीर के जेब में पैसा आता है, अमीर स्पेंड कैसे करता है, गरीब कैसे स्पेंड करता है, वो बड़ा बेहतरीन है। उसको भी आप पढ़िएगा कि अमीर लोग किस तरह पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उनकी स्पेंडिंग किस तरीके से है, और गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की, वो किस तरह पैसे को स्पेंड करते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी इसी तरह कहते हैं कि पैसा कमाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। उस पैसे को किस तरह आप संभाल के रखते हैं, हाउ यू कीप दैट मनी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। किस तरह आप उसको संभाल के रखते हैं, हाउ यू कीप दैट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसा लोग कमा तो लेते हैं मगर उनको स्पेंड करने का तरीका, उस पैसे को उसको सेफ़ रखने का तरीका उनको नहीं पता होता। सेफ़ रखने से मुराद भी ये है कि ऑलवेज़ सेव टू इन्वेस्ट। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी इसी किताब में कहते हैं कि ऑलवेज़ सेव टू इन्वेस्ट, पैसे को सेव कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए। और पैसे जो आप सेव करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए वो आपको ROI देंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे, वो आपकी एसेट उनसे आप परचेज़ करेंगे और पर मंथ आप जो है उनसे अर्न करेंगे। तो इसलिए ऑलवेज़ सेव टू इन्वेस्ट, सेव इसलिए कीजिए ताकि आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकें, उसको बैंक में ना रखिए। बैंक भी एक ऐसा डेंजरस इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप बैंक रिज़र्व को पढ़ें, अगर आप पढ़ें कि बैंक्स चलते कैसे हैं, तो आप हैरान होंगे कि बैंक्स का जो पैटर्न है जिसके ऊपर वो चलते हैं, जो उनका तरीक़ाकार है हमारी पैसे को संभाल के रखने का, तो वो किस तरीके से बैंक्स रन हो रहे हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि योर मनी इज़ नॉट इन द बैंक। आपका पैसा वहाँ पर मौजूद होता ही नहीं है। एक कुछ रेशो होती है आपके पैसे जितनी अमाउंट आपने जमा कराई होती है उतनी कुछ उससे रिलेटेड कुछ परसेंटेज होती है जो आपके बैंक में आपके पैसे पड़े होते हैं। बाकी जितने पैसे होते हैं वो लेंड कर दिए जाते हैं, वो जो पैसे होते हैं वो आगे उधार दे दिए जाते हैं और उस उधार के ऊपर बैंक
इंटरेस्ट लेता है, सूद लेता है और उससे प्रॉफिट कमा के बैंक्स रन करते हैं और डे बाय डे बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉफिट होता है बैंक्स को। और मैंने बैंक्स के काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ा था, एनुअल जब आते हैं बैंक्स के आर्टिकल के एनुअल कितनी अर्निंग हुई है बिफोर टैक्सेस और आफ्टर टैक्सेस, तो मैं वो रकम देखकर हैरान हो गया। किसी बैंक की 26 बिलियन थी एनुअल जो उनकी अर्निंग थी आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स में, और बड़ा डिफरेंस होता है लेकिन बिलियंस में उनके प्रॉफिट थे और प्रॉफिट भी बिलियन 26 बिलियन एक मैं बैंक का पढ़ा था, मैं नाम नहीं लेता तो, लेकिन 26 बिलियन प्रॉफिट था और वो भी किसी एक चीज़ के ज़रिए, जैसे कि एक बैंक ने प्रॉफिट लिया, वो लिया इंटरेस्ट से उनको कितना प्रॉफिट हुआ वो एक अलग चीज़ है जहाँ से उनको प्रॉफिट हुआ। अब जितने ज़्यादा उन्होंने कार लोन्स दिए, जितने ज़्यादा उन्होंने मॉर्गेजेस दिए, उसके इंटरेस्ट पे उनको कितना प्रॉफिट हुआ वो एक अलग चीज़ है। और उन सब को, इन सब लोन्स को, इन सब जितने भी बिजनेसेस हैं बैंक्स के, जितने रियल एस्टेट के बिजनेसेस हैं बैंक्स के, उन सब को सम अप किया जाए तो एक बहुत मैसिव अमाउंट बनती है, एक बहुत बड़ी रकम बनती है जो बैंक अर्न करता है। तो बैंक चलते कैसे हैं ये भी आप लोग अगर इस चीज़ पर ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि आखिर बैंक का पैटर्न क्या होता है चलने का, जो जिसके ऊपर मिडिल क्लास अक्सर नहीं पढ़ता। मोस्टली लोगों को इनकम के बारे में पता नहीं होता कि इनकम की टाइप्स कितनी है, ना ही वो जानने की कोशिश करते हैं। और अगर उनको पता हो या उनके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन हो इनकम इंक्रीज करने की, तो वो लोग कभी भी अर्नड इनकम की तरफ मत जाएं, वो लोग पैसिव इनकम की तरफ मूव करें। जैसे कि मैंने कहा इनकम की कई टाइप्स हैं, जिनमें से एक अर्नड इनकम होती है, एक पोर्टफोलियो इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। अर्नड इनकम वो इनकम होती है जो सैलरीड पर्सन लेता है जॉब करके। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो कैश फ्लो जनरेट करते हैं, जिसके अंदर एक मैसिव अमाउंट आपके पास आती है, वो पैसिव इनकम में आती है। और रॉबर्ट कियोसाकी, पैसिव इनकम आपको बिजनेस के थ्रू आती है। पैसिव इनकम कभी भी आपको पैसिव इनकम सेल्फ एम्प्लॉय बन के नहीं आएगी, आपको एज ए इन्वेस्टर बन के ज़रूर आएगी, आपको बिजनेस करके ज़रूर आएगी। बट आप अगर ई और एस में रहेंगे, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो कभी भी आपको पैसिव इनकम नहीं आएगी। तो रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं कि कभी भी अर्नड इनकम की तरफ ना जाएं, अपनी इनकम को शिफ्ट करें पैसिव इनकम की तरफ, पैसिव इनकम की तरफ आइए ताकि आपका जो इनकम का ग्राफ है वो अप होता चला जाए। तो इस किताब से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली मैं पूरी किताब या चैप्टर वाइज आपके साथ समरी शेयर नहीं कर सकता या बात चैप्टर वाइज नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अभी भी वीडियो काफ़ी तफसील से है, लेकिन ये चूँकि मेरी फेवरेट बुक है और इसलिए मैं इसको रिव्यू भी डिटेल में देना चाह रहा था। और जो भी पर्सनली सजेशन जो है, जो भी पर्सनली मैं बात आपसे करना चाह रहा था, वो इस वीडियो के थ्रू इस बुक की जितनी भी एडवाइसेस हैं वो आप तक पहुंचाना चाह रहा था, इसलिए वीडियो भी तवील हो गई। मैं चाह ही नहीं रहा था कि इस वीडियो के ऊपर स्पेशली मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं। शॉर्ट वीडियो में मैं नहीं समझता कि रिच डैड पुअर डैड को कवर किया जा सकता है। शॉर्ट वीडियो भी अगर हो तो इसके अंदर भी जो पार्ट्स हैं वो बनने चाहिए रिच डैड पुअर डैड के, ताकि इस बुक का जो मैसेज है वो अच्छी तरह तफसील से ऑडियंस तक पहुँचे। तो मैंने जितनी बातें आप लोगों के साथ शेयर की इस बुक से रिलेटेड, मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जितनी जो बातें मेरे दिल में थी इस बुक से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करना। जैसे कि मैंने कहा दिस बुक इज़ माय फेवरेट बुक, तो इसलिए जितनी बातें मैं पर्सनली शेयर करना चाह रहा था आपसे एक लंबी वीडियो के अंदर, वो मैंने बातें आप लोगों के साथ शेयर की इस वीडियो की। और मैं ज़ाती तौर पे मुतमईन हूँ इस बुक का रिव्यू दे के। और मैंने जैसे कि कहा कि मैं कंप्लीट बुक के बारे में, बुक के अंदर और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो शेयर करना ज़रूरी हैं, लेकिन वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी इस बुक के अंदर जो मटीरियल है जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर किया, अगर आप को वो बहुत क्यूरियस लगा कि वाकई ही हमें पढ़ना चाहिए कि आखिर एलीट लोग कैसे बनते हैं, आखिर अमीर के पास क्या राज है। और जैसे कि इस किताब के ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट द रिच टीचेस देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। तो अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं
जो गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को नहीं बताता, नहीं सिखाता। तो कहने की बात यह है, अब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बाकी जितनी भी मटेरियल है वो आप खुद पढ़े, उसको समझिए। नहीं समझ आता तो नेट के ऊपर रिसर्च कीजिए, उन चीज़ों को जानिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आप लोगों के साथ वो पेज शेयर करूँगा, मुझे याद आ गया, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, शौक़ से पढ़ता हूँ। उस पेज के ऊपर बेशुमार पोस्ट मौजूद हैं। मेरा ख्याल है इंस्टाग्राम के ऊपर वो वाहिद पेज होगा जिसकी तमाम, मेरा ख्याल है अगर 500 या 550 पोस्ट मौजूद हैं कि सब की सब मैंने विद कैप्शन पढ़ी हैं। उसके कैप्शन भी बेश बड़े हैं, लेकिन इंटरेस्ट मैटर करता है। जितना आपका इंटरेस्ट होगा आप उतनी तवील चीज़ पढ़ सकते हैं। तो मैंने उसकी विद कैप्शन तो वो सब पोस्ट पढ़ी हैं और बेहतरीन कंटेंट है। उस पेज का नाम है हाउ टू प्ले मोनोपली। अब मोनोपली के ऊपर भी एक बड़ी बात है इस बुक के अंदर। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी लिखा कि उसके रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी के साथ मोनोपली खेला करते थे ताकि वो उनको सिखाएं कि अमीर कैसे बनना जाता है, ताकि उनको सिखाएं कि किस तरह रियल एस्टेट क्या चीज़ है, रियल एस्टेट किस बला का नाम है, रियल एस्टेट के क्या बेनिफिट्स हैं, रियल एस्टेट के ज़रिए किस तरह टैक्सेस से बचा जा सकता है और अमीर लोग क्यों रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं। तो एंड देयर इज़ रीज़न कि क्यों रियल एस्टेट बोला जाता है। आप इस चीज़ को भी सर्च कीजिएगा और रियल एस्टेट के बारे में, मोनोपली के बारे में, टैक्सेस के बारे में, पैसा आपके लिए कैसे काम करे, इस चीज़ के बारे में जो मैंने बातें की उसको इस किताब में ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। आपकी लाइफ को फाइनेंशियली ये टोटली चेंज कर देगी। और ना ही सिर्फ फाइनेंशियली इसके अंदर लिखा गया है, आपको बेशुमार और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि पैसे के लिए कभी काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। अगर पैसा आपके ज़हन के अंदर होगा तो आप सिर्फ पैसा आपके माइंड में होगा तो क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव काम नहीं कर सकते, पैसे के गुलाम बन जाएंगे और पैसे के लिए काम करेंगे। पैसे के लिए काम ना कीजिए, काम को सीखने के लिए कीजिए, लर्न कीजिए, तब आपको काम फन लगेगा। आप शौक़ से काम करेंगे, उस काम के अंदर क्रिएटिविटी होगी, प्रोडक्टिव वे में काम करेंगे। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैंने इस किताब में लिखी हुई हैं और कोशिश की है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इस किताब को पढ़ते हैं और इसके ज़रिए अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ख़ुद जैसे कि मैंने इस चीज़ को पढ़ा और बहुत मटीरियल है जो और भी मैं बोलना चाहता हूँ इस बुक से रिलेटेड, और भी मैं इस वीडियो को लंबा करना चाहता हूं ताकि आपको मैं और इस किताब के बारे में बता सकूं। मगर जैसे कि मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल, तो लेकिन जितना ज़्यादा मैं आप लोगों को इस बुक से रिलेटेड, इस राइटर से रिलेटेड, रॉबर्ट कियोसाकी से रिलेटेड बताना चाहता था, बता सकता था, वो मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर की। अब आगे आपके ऊपर है, इस किताब को फुल पढ़िए। और एक एप्लीकेशन का मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था, गीगल, ग्रेट आइडिया ग्रेट लाइफ, उसके अंदर बताया जाता है, उसके अंदर बुक समरीज मौजूद हैं चैप्टर वाइज। आप उसको भी सुन के इस किताब के बारे में एक समरी सुन सकते हैं। और इंडिया की बनाई हुई एप्लीकेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनाई हुई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ऐसी कोई एप्लीकेशन बनी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह जल्द ये एप्लीकेशन आएगी, बनेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स फ़ायदा उठाएँ इस चीज़ से, और भी ज़्यादा जो नॉन रीडर्स है, जो नहीं पढ़ते, उन लोगों की भी किताब के ज़रिए वो उनको उनको भी किताब से करीब कर दिया जाए उस एप्लीकेशन के ज़रिए। तो इस किताब को फिर पढ़िएगा आप। मैंने अपना जो इस किताब का रिव्यू देना चाह रहा था वो दिया आप लोगों की तरफ, आप लोगों को दिया, पहुंचाया है वो रिव्यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और वंस अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और सब्सक्राइब भी मैटर नहीं करता, बिलीव मी, अगर आप इस बुक को पढ़ लें तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी कि आपने इस किताब को पढ़ा और मैं मीडियम बना कि मेरे कहने के ऊपर आप लोगों ने इस बुक को पढ़ा और कंप्लीट पढ़ा और इसको समझा कि आखिर वो कौन सी गेम्स हैं जो रिच पीपल वो खेलते हैं और मिडिल क्लास से वो गेम्स दूर हैं। मिडिल क्लास को उस पैटर्न्स का नहीं पता कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं, गरीब क्यों गरीब रह जाता है, मिडिल क्लास क्यों मिडिल क्लास से रह जाता है। तो इसलिए जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लोग जॉब ज़रूर करिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ ये चीज़ सुन के या ये चीज़ पढ़ के एकदम जॉब को मत छोड़िए, जॉब को चलते रहने दीजिए, लेकिन अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कीजिए
ताकि बिज़नेस आपका मजबूत हो। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए पैसे, ताकि आपके पास बैकअप हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बने। जब आप फाइनेंशियली उधर मजबूत हो जाएं तब आप जॉब को छोड़ दीजिए। होगा क्या, मैं आखिरी जुमले के ऊपर अपनी बात, अपने इस बुक का रिव्यू ख़त्म करना चाहता हूँ। और इस बुक का जो सबसे बड़ी बात जो है ना इस बुक की, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ इस बुक को, तो वो ये है कि ये बुक आपको सिखाती है, ये बुक आपको बताती है कि आपके लिए लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। ये बुक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर जाएगी। ये बड़ा मुझे ये जुमला मेरे ज़हन में आ गया। यही जुमला जो है इस किताब का कंक्लूजन है कि आपके लिए ज़िंदगी में हर शख्स को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हर शख्स उड़ना चाहता है, हर शख्स वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाहता है, हर शख्स चाहता है कि उसके लिए टाइम की कोई पाबंदी ना हो। जिस तरह ऑफिस में जाने वाले लोग सुबह 9 बजे उठते हैं और शाम को 5 बजे आते हैं, 9 to 5 काम करते हैं, उनके लिए पाबंदी है और जो काम वो शौक़ से नहीं करना चाहते उनको मजबूरी करना पड़ता है। तो ऐसे लोग अगर निकलना चाहते हैं रैट रेस से, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए ताकि आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें, आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू सो मच। और इस बुक को अगेन ज़रूर पढ़िएगा, रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।